हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। ये चैप्टर जे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जे मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इन चारों ही फॉर्मूले पे जे मेंस में सवाल पूछे हुए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली वी डी इज गिवन बाय ई टाउ बाई एम। यहाँ पे ई होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, और एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे अपन लोग करंट निकाल सकते हैं जो कि फ्लो कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वीडी जो अपन ने यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करी। ठीक है। मोबिलिटी पे भी सवाल आया हुआ है। मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन लोग ई टाउ बाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर बाई वी एस होती है। ठीक है। फिर करंट डेंसिटी इज नथिंग बट आई बाई ए। यहाँ से फिर मैं कई बार आई को जे डॉट ए भी लिखता हूँ, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट थिंग है आपकी ई और जे के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी टाइम्स करंट डेंसिटी। इस पे भी जे मेंस में सवाल आया है, तो ये पांचवें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर आगे चलते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द पोजीशन इन द फ्लो ऑफ करंट। आर इज गिवन बाय एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को रेजिस्टिविटी बोलता हूँ, एंड द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है। फिर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, आपको एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, दूसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है। देन आर टी टू इज गिवन बाय आर टी वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज योर थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका जो टाउ होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में एन इंक्रीज कर जाता है, तो एन इंक्रीज करने के चक्कर में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में घटता है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है आपका ईएमएफ। तो बेसिकली वोल्टेज जब भी आपको निकालना होता है, वोल्टेज अक्रॉस अ सेल, तो अगर आपका वर्क डन बाय द बैटरी है, इट इज गिवन बाय ई माइनस आई आर। मतलब इस केस में करंट यहाँ से बाहर फ्लो कर रहा होगा इस तरफ, और वर्क डन ऑन द बैटरी है, मतलब करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द बैटरी, उस केस में ई प्लस आई आर होता है। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी को अपन लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं, वर्क डन ऑन बैटरी को अपन लोग चार्जिंग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में ई इक्विवेलेंट इज गिवन बाय ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे अपने को पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे मैं माइनस लेता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारे पॉजिटिव जुड़े हुए हैं आपस में, तो मैं ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 कर रहा हूँ। और सिमिलरली आर सीरीज में मेरे को पता ही होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। पैरेलल के केस में भी मेरे को पोलैरिटी का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला प्लस लिया, ये वाला माइनस लिया। मतलब आप प्लस किसी को भी ले सकते हो, मैं इसको प्लस ले रहा हूँ और इसको मैंने ऐसे जोड़ रखा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट इज गिवन बाय ई1 बाय R1, यहाँ पे जो भी साइन लगेगा पोलैरिटी के हिसाब से, माइनस ई2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और रेजिस्टेंस का मेरे को पता होता है पैरेलल में कैसे होता है। बस पोलैरिटी का ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ बीच में माइनस होगा, और मैं इस वाले को प्लस ले रहा हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है मेरा केवीएल एंड केसीएल, ये भी अपने को पता रहता है। केवीएल केसीएल, केसीएल बेसिकली होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ करंट विच इज एंटरिंग इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट विच इज एग्जिटिंग आउट। सो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 एंटर हो रहा है, और I4 प्लस I5 एग्जिट हो रहा है, तो ये बराबर होंगे। सिमिलरली केवीएल के केस में लूप लॉ होता है। मैं किसी भी एक पॉइंट से चलता हूँ और उसी पॉइंट पर लौट के वापस आता हूँ। यहाँ से मैं चालू किया, यहाँ से मैं गया IR1, फिर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस E2, फिर यहाँ से गया प्लस IR2 प्लस IR3 माइनस E1, तो इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके मैं लूप रूल से ये अपनी इक्वेशन बनाता हूँ। यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ जितने यहाँ पे फ्लो कर रहा है। मतलब बेसिकली ये एक इक्वेशन बनाने का तरीका है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। मैंने बताया ये सीरीज में ऐड हो जाता है, पैरेलल में इन्वर्सली ऐड हो जाता है। ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ होती है कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। वहाँ आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली एक टेबल दी हुई है कलर कोडिंग की, उसको भी देख के जाना, उससे भी जेईई मेंस में कई बार सीधा सवाल आ जाता है। इसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को पता ही रहता है क्या होता है। बेसिकली जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता जब अपने R1 R3 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू R2 R4। अब क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, तो ये अपने को ऐसे बना के नहीं देते, ये अपने को ऐसे बना के देता है। दिस सर्किट एंड दिस सर्किट आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी वही चीज़ है, R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3। इस केस में R5 से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है। फिर आती है एक इनफाइनाइट लेदर। इनफाइनाइट लेदर में क्या होता है? बेसिकली क्योंकि इनफाइनाइट है जो इस पूरी के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा ना, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि मैंने इतना सर्किट बाहर निकाल लिया, अब मैं इतना बाहर निकाल लूँगा, इतना सर्किट बाहर निकाल लूँगा, तभी मेरे पास जो बचेगा वो भी
पुराने वाले सर्किट जैसे ही होगा। तो आर इक्विवेलेंट इस पूरे को मैं आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट दैट इज नथिंग बट R1 प्लस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस ये होता है, तो R1 प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस आर इक्विवेलेंट, ये मेरा नेट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस। अब यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा क्यूब वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार जे में डायरेक्टली पूछा गया है। एक क्यूब की किसी एक स्क्वायर में जो एडजेसेंट पॉइंट होते हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस होता है 7R/12, अपोजिट पॉइंट्स के बीच में होता है 3R/4, जो कि आप फेस डायगोनल भी बोल सकते हैं, और जो बॉडी डायगोनल है AF के अक्रॉस होता है 5R/6। यहाँ पे R हर एक वायर का रेजिस्टेंस है, मतलब हर एक वायर पे R रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आता है हीट। जब भी आपकी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, दैट इज गिवन बाय I²RT। इसको अगर अपने को पावर के फॉर्म में लिखना है तो अपन इसको V²/R या VI या फिर I²R लिख सकते हैं। अब अपने को कभी कभी ऐसा होता है कि करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिंग विद टाइम, तो फिर मेरे को हीट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt। अगर I कांस्टेंट है तो फिर मैं सीधे सीधे I²RT लिख सकता हूँ। फिर आती है मैक्सिमम पावर थ्योरम। जब आपका कोई बैटरी या सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है तो मैक्सिमम पावर उस केस में होती है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, एंड दैट मैक्सिमम पावर इज गिवन बाय V²/4R, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं कुछ आपके अपैरेटस। सबसे पहले एमीटर। बेसिकली अपन लोग गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उस गैल्वेनोमीटर को अपन लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस जो आपका एमीटर वाला सर्किट है उसको मैं रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाता हूँ ताकि मैं करंट मेजर कर सकूँ। तो बेसिकली ये मेरा एमीटर का पूरा सर्किट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस को मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो नहीं पाता, कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। और आर को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा ना दैट इज IG इंटू RG, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस विच इज I माइनस IG इंटू S, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, तो यहाँ से मैं I निकाल सकता हूँ जो कि करंट फ्लो कर रहा है इस एमीटर से, ठीक है। फिर अपन लोग चलते हैं वोल्टमीटर पे। गैल्वेनोमीटर को अपन लोग वोल्टमीटर में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं वही करता हूँ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज IG इंटू RG प्लस S। तो वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज ओनली, तो ऐसे करके मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। इसमें रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल में जोड़ता हूँ और आइडियल वोल्टमीटर के केस में मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस हो वो इनफाइनाइट हो, ताकि यहाँ से कम करंट फ्लो हो और मैं यहाँ से वोल्टेज नाप पाऊँ, ठीक है। तो ये अपना मीटर हो गया, ये अपना वोल्टमीटर हो गया। फिर अपन लोग चलते हैं मीटर ब्रिज पे। मीटर ब्रिज भी बेसिकली रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है। अपने को एक रेजिस्टेंस पता है, दूसरे को अपने निकालना है, तो अपन लोग पहले तो ये पॉइंटर लेते हैं और इसको अपन लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं कि यहाँ से कोई करंट फ्लो ना हो। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो आपका R1 इंटू इसका रेजिस्टेंस होगा ना PB का, दैट शुड बी इक्वल टू R2 इंटू AP का रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ से मेरे को R1 या R2 एक पता होगा, दूसरा मैं निकाल सकता हूँ सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, इसलिए मैं RAP को LAP से और RPB को LPB से रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज देयर लेंथ। क्योंकि ये मीटर ब्रिज है तो LAP प्लस LPB 100 सेंटीमीटर्स होता है, लेकिन कभी कभी अपने को क्वेश्चन में मीटर ब्रिज नहीं दिया रहता, मतलब इसकी लेंथ कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक विच इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक EMF निकालने के लिए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। EMF निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने को ये EMF इसका E निकालना है। तो इसमें सबसे पहले एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट एक वायर का जो पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ क्या है उसको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूँ। अब मैं इस पॉइंटर को ऐसे एडजस्ट करूँगा कि इस वायर से कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं VAB कैलकुलेट करूँगा। VAB कैसे निकालूंगा मैं सिंपली इस सर्किट में KVL लगा दूंगा, तो वहाँ से मेरा VAB निकल के आ जाएगा विच इज़ V इंटू R1 डिवाइड बाई R प्लस R1, वेयर R1 इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस AB वायर, ठीक है। तो मेरे को VAB मिल गया। VAB मिल गया तो मैं VAP निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को K पता है, K इज़ VAB बाई L विच इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो VAP कितना होगा, K इंटू A होगा। तो मेरे को VAP मिल गया, तो जो VAP होगा वो इसके अक्रॉस EMF होगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे में EMF निकाल सकता हूँ। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ता हूँ, एक की में जोड़ता हूँ। तो इनिशियली जब मेरा की ओपन होगा तब मेरा जो पॉइंटर है वो Q पॉइंट पे जीरो करंट दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो मेरा EMF होगा दैट इज इक्वल टू K, जो कि इस AB वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इनटू ये लेंथ AQ विच इज़ KX1। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। और जब मैं की को क्लोज कर दूंगा तब जो मेरा जीरो करंट आ रहा है वो पॉइंट P पे आ रहा है। तो उस केस में जो मेरे इसके अक्रॉस CD के अक्रॉस वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू
के इंटू एक्स टू, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे जीरो करंट आ रहा है, तो मैं वी सी डी लिख सकता हूँ इस सर्किट से मैं वी सी डी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर। इसको मैं के एक्स टू के बराबर कर दूंगा, तो मेरे को एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। इनको मैं सॉल्व कर लूँगा और सॉल्व करने के बाद मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल आर टाइम्स डिफरेंस इन लेंथ डिवाइड बाई एक्स टू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। कभी कभी ये होता है कि इसको थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन वैसे आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो ये आपका एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर रिवीजन था। इसको आप अपने जेईई मेंस पेपर के पहले रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपका एक शॉर्ट रिवीजन बहुत ही कम टाइम में हो जाए। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके जेईई मेंस 2026 के पेपर से पहले यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सको। ऐसे ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना। उसके लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है, इसके भी मैं PDF नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए तय करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगली वीडियो में मिलते हैं।